इसके पहले वीडियो में किशोरावस्था तक कवर किया हुआ था। इस वीडियो में व्यक्तिक विभिन्नता को कवर करेंगे। व्यक्तिक विभिन्नता या व्यक्तिक विभेद, इसी को इंग्लिश में इंडिविजुअल डिफरेंस कहते हैं। व्यक्तिक विभेद से तात्पर्य है रंग, रूप, शारीरिक गठन, बुद्धि, रुचि, स्वभाव, व्यक्तित्व आदि गुणों में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न होने से है। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जो एक व्यक्ति होता है वो दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है, चाहे वो शारीरिक गठन को लेकर हो, बुद्धि सब में अलग अलग होती है, सबकी रुचि अलग अलग होती है, सबका स्वभाव एक जैसा नहीं होता है, उनका व्यक्तित्व एक जैसा नहीं होता है, उनमें सारी चीज़ें होती हैं वो अलग अलग होती हैं। व्यक्ति जो होता है वो अपने आप में यूनिक होता है, वो किसी भी दूसरे से सेम नहीं होता है। व्यक्तिक विभिन्नता के अध्ययन के जनक जो है फ्रांसिस गाल्टन को माना जाता है, जिन्होंने पहली बार बुद्धि का अध्ययन करके हेरिडिटरी जीनियस में यह बताया कि बुद्धि दो लोगों में बराबर नहीं होती है। उन्होंने इसके लिए पहली बार निर्धारण मापी का प्रयोग किया। अब यहाँ नेक्स्ट देखेंगे कि व्यक्तिक विभेद का अर्थ क्या है। कोई दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक योग्यता या संवेगात्मक दशा में समान एवं एक जैसे नहीं होते हैं। कोई व्यक्ति लंबा होता है तो कोई छोटा होता है। किसी की मानसिक बुद्धि ज़्यादा अच्छी होती है, कुशाग्र बुद्धि का होता है तो कोई मंद बुद्धि का होता है। सबकी अलग अलग क्षेत्र में योग्यता अलग अलग होती है। कोई खेल में ज़्यादा अच्छा होता है तो कोई पढ़ाई में ज़्यादा अच्छा होता है। संवेगात्मक दशा, कोई बहुत ज़्यादा इमोशंस हो जाता है, किसी के अंदर बहुत ज़्यादा इमोशंस हावी होते हैं, कोई जो होता है वो उदार प्रवृत्ति का होता है। तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग होते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं। अब देखेंगे परिभाषा। टायलर ने कहा है कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है, कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जो होते हैं अलग अलग होते हैं, ये एक सार्वभौमिक घटना है। स्किनर ने कहा है कि व्यक्तिक विभिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू या पक्ष शामिल हो सकता है जिसका मापन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जिन बालकों को कम दिखाई देता है या कम सुनाई देता है उन्हें कक्षा में सबसे आगे बैठाया जाना चाहिए। व्यक्तिक विभिन्नता के चाहे जो भी कारण हो, वास्तविकता यह है कि विद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रमों द्वारा उनका सामना करना चाहिए। व्यक्तिक विभिन्नता, भले ही बालक अलग अलग हों, लेकिन उनको जो है पाठ्यक्रम उनके अनुसार होना चाहिए। पाठ्यक्रम अगर एक जैसा है तो जो कुशाग्र बुद्धि के बच्चे हैं वो जल्दी सीख जाएंगे, या पढ़ाने की विधि एक जैसी है तो कुछ बालक इसे सीख पाएंगे, कुछ बालक नहीं सीख पाएंगे। यहाँ पर ये है कि जैसा बालक हो उसको वैसे ही विषय वस्तु प्रदान करना चाहिए। जेम्स ड्रेवर, एक व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक और मानसिक गुणों के औसत से जो भिन्नताएं रखता है उसे व्यक्तित्व भिन्नता कहते हैं। ये सब देखिए परिभाषा है, और परिभाषा डायरेक्ट ही पूछी जाती है कि ये परिभाषा किसकी है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है स्किनफेल्ड का, विश्व के समस्त इतिहास में आप जैसा ना कोई था और ना आने वाले समय की सीमा अंततः में आप जैसा कोई होगा, इन्होंने बताया है। अब देखेंगे व्यक्तिक विभिन्नता के प्रकार। यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे शारीरिक विभिन्नता हो गई, मानसिक विभिन्नता है, शारीरिक संवेगात्मक विभिन्नता है। पहला देखेंगे कि शारीरिक विभिन्नता क्या होती है। जैसे कोई ज़्यादा लंबा है, कोई छोटा है, किसी का वज़न ज़्यादा है, किसी का वज़न कम है, या शारीरिक रचना में पाए जाने वाले अंतर। किसी की शारीरिक रचना किसी तरह है, अलग अलग होती है शारीरिक रचना भी। फिर है नेक्स्ट मानसिक विभिन्नता। बुद्धि हो गई, सबकी बुद्धि जो होती है अलग अलग होती है, सबकी जो तर्क शक्ति या रीजनिंग पावर होती है ये भी अलग अलग होती है। कोई जल्दी सीख जाता है, किसकी ग्रहण शक्ति ज़्यादा अच्छी होती है, कोई जल्दी सीख नहीं पाता है तो ग्रहण शक्ति थोड़ी कमज़ोर होती है। कल्पना हो गया, चिंतन हो गया, इत्यादि में पाए जाने वाले अंतर। तो इस बेस पे भी सब अलग अलग होते हैं।
संवेगात्मक विभिन्नता, किसी में क्रोध तो किसी में दया होती है, कोई बहुत जल्दी क्रोधित हो जाता है तो कोई सामान्य रहता है, किसी में दया ज़्यादा होती है तो किसी में दया कम होती है। नेक्स्ट है व्यक्तित्व में विभिन्नता, कोई व्यक्ति अत्यंत मिलनसार तो कोई जो होता है एकांत प्रिय होते हैं। जैसे यहाँ पे है कि कोई व्यक्ति जो होता है वो सबके साथ रहना पसंद करता है, कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो अकेले रहना पसंद करते हैं। कुछ व्यक्ति नम्र स्वभाव के, जबकि कुछ व्यक्ति जो होते हैं उग्र स्वभाव के भी होते हैं। जैसे कुछ व्यक्ति हैं कि थोड़ी बात पे उनको बहुत जल्दी गुस्सा आने लगता है। कुछ व्यक्ति होते हैं हंसमुख रहते हैं, हमेशा हंसते रहते हैं, तो कुछ व्यक्ति होते हैं वो कठोर रहते हैं, हमेशा जैसे लगता है कि गुस्से में रहते हों। यहाँ पे देखेंगे व्यक्तिक विभेद के कारण। व्यक्तिक विभिन्नता के क्या क्या कारण हो सकते हैं। पहला हो गया वंशानुक्रम। गाल्टन, पियर्सन, टरमैन ने माना है कि व्यक्तिक विभिन्नता का एक प्रमुख कारण वंशानुक्रम है। मीन्स जैसे उनके माता पिता होंगे बच्चा भी उनका वैसा ही होगा, तो एक व्यक्तिक विभिन्नता का ये भी कारण है। दूसरा है वातावरण, जिस इन्वायरमेंट में बच्चा रहता है उसी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो हो जाता है। तीसरा है भाषा, भाषा के अनुसार भी उसमें विभिन्नता होती है। जैसे कोई उत्तर प्रदेश में रह रहा है तो कोई केरल में रह रहा है, तो उनकी भाषा अलग अलग है। जैसे कोई इंडिया में रह रहा है तो कोई अमेरिका में रह रहा है, तो उनकी भाषा के आधार पर भी उसमें विभिन्नता होती है। नेक्स्ट है धर्म के आधार पर, तो धर्म अलग अलग होते हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, तो धर्म के आधार पर भी भिन्नता होती है। नेक्स्ट है रुचि, किसी की खेल में रुचि होती है तो किसी की शिक्षा में रुचि होती है, तो रुचि के अनुसार भी उसमें भिन्नता होती है। नेक्स्ट है शिक्षा, जिसको जिस हिसाब से शिक्षा दी जाती है उसी हिसाब से व्यक्ति में भिन्नता भी होती है। व्यवसाय के आधार पर भी भिन्नता होती है। आयु के आधार पर भिन्नता होती है। जैसे 6 वर्ष का बालक है उसके सोचने समझने की शक्ति जो होती है वो अलग होती है, जबकि जो 18 वर्ष का है युवा उसकी सोचने समझने की जो शक्ति होती है वो अलग होती है। तो आयु के आधार पर भी भिन्नता होती है। लिंग के आधार पर भिन्नता होती है लड़का और लड़की में। नेक्स्ट है बुद्धि, फ्रांसिस गाल्टन ने कहा है कि जो भिन्नता होती है वो व्यक्ति में वो बुद्धि के आधार पर भी होती है। कोई कुशाग्र बुद्धि का होता है तो कोई मंद बुद्धि का होता है। ग्रहण शक्ति के आधार पर भिन्नता होती है। जाति या प्रजाति के आधार पर भिन्नता होती है। इसको क्लीनबर्ग या कार्ल पियर्सन ने कहा है। रचनात्मक शक्ति के आधार पर भिन्नता होती है, इसको एडलर ने कहा है। रचनात्मक शक्ति का जो व्यक्ति भिन्नता है वो प्रमुख कारण एडलर ने माना है। एडलर ने कहा है कि व्यक्ति में जो भिन्नता होती है, व्यक्तिक भिन्नता, उसका मुख्य कारण रचनात्मक शक्ति होती है। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे कि अधिगम है। अधिगम के आधार पर भी भिन्नता होती है। संस्कृत के आधार पर भिन्नता होती है। मार्गरेट मीड ने कहा है कि संस्कृति जिसकी अलग अलग होती है, जैसे भारतीय की जो संस्कृति है वो अलग है और जबकि अमेरिकन संस्कृति अलग है, तो संस्कृत के आधार पर भी जहाँ पे जिसकी जैसे संस्कृत होगी व्यक्ति वैसा ही होगा, तो उसमें भी भिन्नता होती है। राष्ट्रीयता के आधार पर भिन्नता होती है। जैसे यहाँ पे अमेरिका हो गया और ईरान हो गया, तो राष्ट्र के आधार पर भिन्नता होती है। स्वास्थ्य के आधार पर भिन्नता होती है। पृष्ठभूमि के आधार पर, पृष्ठभूमि मतलब बैकग्राउंड के हिसाब से भी भिन्नता होती है। किसी सामाजिक, क्योंकि जो बालक होते हैं या फिर जो लोग हैं उनमें उनका जो समाज होता है वो अलग अलग होता है। उनकी आर्थिक स्थिति अलग अलग होती है। उनकी शैक्षिक प्रभाव अलग अलग होता है। उनकी संस्कृति अलग अलग होती है। तो इस हिसाब से इनमें भिन्नता होती है। व्यक्ति के विकास में महत्वपूर्ण स्थान होता है सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का, ये सब जो होते हैं वो विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर व्यक्तिक विभिन्नता का शिक्षा में उपयोग। हम किस तरह से शिक्षा में
उपयोग करेंगे व्यक्तिक विभिन्नता का। व्यक्तिक विभेद को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षा के क्षेत्र में निम्नांकित बातों पर ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारी चीज़ों का, कक्षा का जो आकार हो वो सीमित होना चाहिए। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत भीड़ है तो उसमें हम सभी बच्चों को ध्यान नहीं दे पाएंगे। कक्षा का आकार जितना छोटा होगा, क्लासरूम में जितने लिमिटेड बच्चे होंगे, उतना ही हम सारे बच्चों पर ध्यान दे सकते हैं। क्योंकि हर बच्चा जो होता है अपने आप में अद्वितीय है, वो यूनिक होता है, इसलिए कक्षा की संख्या छोटी और सीमित होनी चाहिए। मनोवैज्ञानिकों के राय के अनुसार एक कक्षा में कम से कम 20 से 30 छात्र से अधिक नहीं होना चाहिए। कोई भी एक कक्षा है या कोई भी एक क्लासरूम है तो उसमें स्टूडेंट की जो नंबर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा या तो 20 होने चाहिए या तो 30 होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब देखेंगे कि छात्रों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट, सजातीय समूह में विभाजन करना चाहिए। जैसे क्लास 6 के जो स्टूडेंट हैं वो समान उम्र के रहते हैं तो उनको एक क्लासरूम में रखना चाहिए, और जो क्लास 7 के हैं वो समान उम्र के लगभग होते हैं तो उनको एक क्लास में रखना चाहिए। सजातीय समूह में विभाजन करना चाहिए। फिर पाठ्यक्रम में विभिन्नता होनी चाहिए। कक्षा 6 के जो बालक हैं उनके लिए पाठ्यक्रम अलग होना चाहिए, और कक्षा जो 7 के बालक हैं उनके लिए जो पाठ्यक्रम होना चाहिए वो अलग अलग होना चाहिए। मूल्यांकन, हम एक मंद बुद्धि बालक की तुलना कुशाग्र बुद्धि के बालक से नहीं कर सकते हैं। हम ये करें कि जितना नंबर वो पाया है उतना ही नंबर वो भी पाए, तो ऐसा हमें नहीं करना है। हमें बस मूल्यांकन में ये देखना होता है कि बच्चे में कितना सुधार हुआ है और बच्चे ने कितना जाना है, बस इसके लिए मूल्यांकन करना चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षण विधियाँ। हर बच्चे के लिए एक ही शिक्षण विधि बेहतर नहीं होती है। कोई होता है कि वो ब्लैक बोर्ड से ही सीख जाता है, और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको खेल के विधि के द्वारा समझाया जाता है। या हर कक्षा के लिए किंडरगार्टन बेहतर ही नहीं होता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो उनके लिए किंडरगार्टन बेहतर होता है, जबकि जो बड़े बच्चे होते हैं उनके लिए किंडरगार्टन बेहतर शिक्षण विधि नहीं है। प्रोजेक्ट विधि हो गया, डाल्टन विधि हो गया, व्यक्तिगत शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षा आदि विषयों का प्रतिपादन व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण ही किया गया है। विषयों का चुनाव, दुनिया में ऐसा कोई भी विषय वस्तु नहीं है जो सार्वभौमिक है, इसलिए विद्यालयों को विभिन्न प्रकार के विषय उपलब्ध कराने चाहिए ताकि विद्यार्थी अपने पसंद का विषय चुन सके। किसी भी व्यक्ति में क्या होता है कि वो एक ही सब्जेक्ट पढ़ने में रुचि नहीं होता है। किसी का आर्ट में ज़्यादा रुचि होता है तो किसी का साइंस में ज़्यादा रुचि होता है, किसी का कॉमर्स में ज़्यादा रुचि होता है। तो इस हिसाब से जो होता है विद्यालय में विभिन्न प्रकार के विषय उपलब्ध कराने चाहिए विद्यार्थियों के पसंद के अनुसार, ताकि विद्यार्थी अपने पसंद के अनुसार विषय चुन सकें और उसी क्षेत्र में वो आगे काम कर सकें। जैसे व्यावसायिक प्रशिक्षण होना चाहिए कि व्यावसायिक प्रशिक्षण में विभिन्नता होनी चाहिए। नेक्स्ट हो गया प्रश्नों के निर्माण में विभिन्नता होनी चाहिए। जैसे बालकों की बुद्धि के अनुसार अलग अलग प्रश्नों का निर्माण करना चाहिए। नोट हम देखेंगे कि दो विद्यार्थियों की तुलना करना, समान शिक्षण तकनीक या शिक्षण विधि, सार्वभौमिक शिक्षण की अवधारणा, व्यक्तिगत विभिन्नता की अनदेखी या हनन है। यहाँ पर हम समझेंगे कि ये जो लाइन लिखी हुई है इसका वास्तव में अर्थ क्या है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि दो विद्यार्थियों को एक समान देखकर उनकी तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो विद्यार्थी होते हैं वो अपने आप में यूनिक होते हैं, उनकी जो रुचि होती है वो अलग अलग होती है, और अगर हम उनको एक साथ रख के तुलना कर रहे हैं तो हम व्यक्तिगत विभिन्नता की अनदेखी कर रहे हैं या व्यक्तिगत विभिन्नता की हनन कर रहे हैं। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा होने पर कक्षा समान रहेगी और विद्यालय भी समान होगा, पर शिक्षण विधि अलग अलग होगी। देखिए, समावेशी शिक्षा में क्या होता है कि क्लासरूम एक ही होगा। ऐसा नहीं है कि जो मंद बुद्धि के बालक हैं या जो दृष्टि बाधित हैं उनको हम अलग क्लासरूम में ले जाके पढ़ाएंगे। बच्चे क्लासरूम में एक साथ ही बैठेंगे, बस वहाँ पे है क्या कि शिक्षण विधि
अलग अलग होगी। जिनको ब्लैक बोर्ड से समझ में आ रहा है या वाइट बोर्ड से समझ में आ रहा है उनको वैसे समझाएंगे। जिन जो दृष्टिबाधित हैं उनके लिए हम उभरे हुए चीज़ या क्या कहते हैं उसको, ब्रेल लिपि का प्रयोग करके हम उन्हें सिखाएंगे। तो जैसे बालक होंगे शिक्षण विधि भी उन्हीं के अनुरूप होगी, विषय वस्तु भी उन्हीं के अनुरूप होगी, लेकिन कक्षा जो होगी वो समान होगी। बच्चे के अनुसार हम बच्चे को चेंज नहीं करेंगे। समावेशी शिक्षा का अर्थ होता है कि हम बच्चे को चेंज नहीं करेंगे बल्कि अपने शिक्षण विधि को और अपने क्लासरूम को चेंज करेंगे। समावेशी शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि हम एक ही क्लास में बैठा के सबको पढ़ाएंगे और एक ही शिक्षण विधि के द्वारा। समावेशी का मतलब होता है कि एक ही क्लास होगी जिससे बच्चों में ये हीन भावना ना आए, लेकिन उनके हिसाब से हम शिक्षण विधि देंगे। व्यक्तिगत विभिन्नता जानने की क्या क्या विधियां हैं। जैसे फर्स्ट इसमें है अवलोकन या ऑब्जर्वेशन करके। हम क्लास में देखेंगे कि कौन बच्चा मन लगा के पढ़ रहा है, कौन बच्चा खेल रहा है। तो इस तरह से हम ऑब्जर्व करेंगे बच्चों को और जानेंगे कि उनकी व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है। नेक्स्ट है व्यक्ति इतिहास विधि। व्यक्ति इतिहास विधि में यहाँ पे हम जानेंगे कि जो बालक है उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी सामाजिक संबंध कैसे हैं, उसका स्वास्थ्य कैसा है। इन सारी चीज़ों को हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं कि कोई बच्चा जो है क्लास में आता है और अचानक वो शांत हो जाता है, शांत रहने लगता है। तो हम पता करेंगे कि क्या इसे कोई बीमारियां, पुरानी कोई बीमारी तो नहीं है, या इसके वातावरण में कुछ बदलाव तो नहीं आए हैं, या इसका जो सामाजिक संबंध है उसमें कुछ ऐसा चीज़ तो नहीं हुआ है जो ये शांत रहने लगा है। तो व्यक्ति इतिहास विधि के द्वारा हम उसकी व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। किसी जैसे कोई भी बालक है तो वो शांत रहता है, ज़्यादा बोलता नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे जानने की कि इसका जो वजह है वो क्या है। उसके बैकग्राउंड, उसके वातावरण के बारे में जानेंगे, उसके सामाजिक संबंध के बारे में जानेंगे, उसके स्वास्थ्य के बारे में जानेंगे। सारी चीज़ें जान के तब समझेंगे कि ये जो व्यक्ति का स्वभाव है ये किस वजह से है। नेक्स्ट है परीक्षण विधि। तो परीक्षण में देखिए कई सारी बुद्धि परीक्षण हो जाता है, व्यक्तित्व परीक्षण होता है, अभिरुचि परीक्षण होता है, उपलब्धि परीक्षण होता है। बुद्धि परीक्षण में हम ये पता करते हैं कि बुद्धि कुशाग्र बुद्धि का है ये जो बालक है या फिर मंद बुद्धि का है। व्यक्तित्व परीक्षण में जानेंगे कि जो इसका व्यक्तित्व है या अंतर्मुखी है या फिर बहिर्मुखी है। अंतर्मुखी का मतलब होता है कि वो एकाकीपन, अपने आप से ही मतलब रखता है। बहिर्मुखी का मतलब होता है कि वो बाहर समाज में अच्छे से घुल मिल जाता है। फिर देखेंगे कि उसका उपलब्धि परीक्षण करेंगे कि ये जो है इसका रिकॉर्ड में देखेंगे कि ये किसी भी सब्जेक्ट में कितना नंबर ऑब्टेन कर रहा है, कितना नंबर पा रहा है। इस हिसाब से उपलब्धि परीक्षण देखेंगे। मापनी हो गया। मापनी में हम मापनी को एक तरह से रेटिंग स्केल कहते हैं। जैसे आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने गए तो वहाँ पर एक रिव्यू लिया जाता है, रेटिंग स्केल दिया जाता है कि ये कोचिंग कितनी बेस्ट है। वहाँ पर 2 नंबर दे दिए गए हैं, 1 और 5 नंबर दिया गया है। 1 नंबर दिया गया है कि बहुत खराब और 5 नंबर दिया गया है बहुत अच्छे के लिए। तो वहाँ पे जो विद्यार्थी होते हैं वहाँ पर चुनाव करते हैं। अगर 1 का चुनाव कर रहे हैं तो बहुत खराब है और 5 का चुनाव कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। इस तरह से हम व्यक्तिगत विभिन्नता का जानते हैं, ये विधियाँ होती हैं। फिर समूह आलेख विधि हो गया, समूह आलेख विधि। फिर संचयी विधि हो गया। संचयी में क्या होता है कि बालक का एक रिकॉर्ड बना होता है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड जैसे संचयी अभिलेख या कम्युलेटिव रिकॉर्ड भी बोलते हैं इसे। जैसे बालक कहीं भी पढ़ने गया है, वो लगातार एक क्लास, फर्स्ट क्लास हो गया उसका, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, तो उसका पूरा एक रिकॉर्ड जिस स्कूल में पढ़ रहा है उसका पूरा रिकॉर्ड रखा रहता है कि बालक ने फर्स्ट में क्या इसका रिकॉर्ड रहा है। सिर्फ नंबर को ही लेके नहीं वहाँ पे रिकॉर्ड रहते हैं कि इसकी रुचि में क्या, किस क्षेत्र में इसकी रुचि है,
और ये भी रिकॉर्ड रहते हैं कि इसके माता पिता का नाम क्या है, इसका नाम क्या है, और नंबर, प्रोग्रेस, सारी उसके रिकॉर्ड या शैक्षिक प्रवृत्ति, इन सब से संबंधित सारे रिकॉर्ड वहाँ पे रखे हुए होते हैं। और उसी को देखकर ही हम संचयी अभिलेख को ही देखकर उसकी व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में जान जाते हैं। नेक्स्ट होता है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक ही है ये भाषा विकास। भाषा विकास का अर्थ है उस योग्यता से है जो बालक की परिपक्वता के अनुपात में उसे अपने भावों या विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने अथवा दूसरे के भावों या विचारों को ग्रहण करने में सहायता होती है। जैसे भाषा के द्वारा हम क्या होता है, अगर भाषा ना होती तो हम अपनी बातें किसी और से ना कह पाते और कोई दूसरा अपनी बातें मुझसे शेयर ना कर पाता। अतः भाषा विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। अगर भाषा ना होती तो हम अपने विचारों का आदान प्रदान ना कर पाते। भाषा विकास के सिद्धांत देखेंगे यहाँ पे अलग अलग हैं। जैसे इवान पॉलो ने अनुबंधन का, भाषा विकास के अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। उन्होंने कहा कि बच्चा भाषा सीखने के लिए भाषा को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ता है। जैसे मुझे हिंदी आती है तो मैं हिंदी के बाद इंग्लिश सीखना चाह रही हूँ, तो हिंदी से जब इंग्लिश सीखने जा रहे हैं तो हम इंग्लिश सीखने के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग करके इंग्लिश सीखेंगे। तो यहाँ पर जो बच्चा होता है वो भाषा सीखने के लिए भाषा को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ता है। हिंदी का अक्षर आ, अब उदाहरण के तौर पर देखेंगे कि आ को वो कैसे सीख गया। हिंदी का अक्षर आ सीखने के लिए आम के चिन्ह से जोड़ता है। बड़ा आ से, जैसे बच्चे पढ़ते नहीं, छोटा आ से अनार, बड़ा आ से आम, तो हिंदी का अक्षर वो भाषा सीखने गया है और भाषा को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ के पढ़ रहा है। नेक्स्ट है स्किनर का क्रिया प्रसूत या फिर अनुकरण या वातावरणीय या पुनर्बलन का सिद्धांत। ये सब स्किनर के ही सिद्धांत हैं, ये एक दूसरे के नाम है। स्किनर ने कहा है कि भाषा जन्मजात न होकर वातावरण द्वारा सीखी जाती है। भाषा, बच्चा का जब जन्म होता है तो वो कोई भी भाषा उसे आती नहीं रहती है। जैसे भारतीय जो होते हैं, जो यहाँ पे जन्म लेते हैं छोटे बच्चे, तो उन्हें हिंदी पहले से नहीं बोलने आती है, इसी वातावरण में रह के वो हिंदी बोलना सीख जाते हैं। या फिर जो अमेरिका में बच्चे जन्म लेते हैं उन्हें पहले से अंग्रेजी नहीं आती रहती है, वो जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, जिस वातावरण में रहते हैं, वही भाषा वो सीख जाते हैं। इसको स्किनर ने बताया है। देखेंगे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। किस व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है। तो क्रिया प्रसूत वर्ड से ही हम स्किनर ऑप्शन सही कर सकते हैं। भाषा अर्जन का सिद्धांत, भाषा अर्जन का सिद्धांत चोम्स्की का है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इन्होंने क्या कहा है। भाषा की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। इन्होंने कहा कि सभी बच्चे 1.5 से 2 वर्ष में बोलने लगते हैं, क्योंकि हमारे पास एक भाषा ग्रहणक यंत्र होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है। जन्म से ही हमारे पास जो होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, जिसकी वजह से जो बच्चे होते हैं 1.5 से 2 वर्ष में भाषा बोलने लगते हैं। देखिए, सबसे ये जो वर्ड है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, इसको किसने बताया है? चोम्स्की ने बताया है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्ड है। हमारे पास सार्वभौमिक व्याकरण संरचना यूनिवर्सल ग्रामर स्ट्रक्चर है, UGS, इन्होंने ही बताया है। ये भी बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है कि यूनिवर्सल ग्रामर स्ट्रक्चर के बारे में किसने कहा है? तो चोम्स्की ने ही बताया है। चोम्स्की के एक सिद्धांत के अनुसार बालक जो होता है भाषाई कौशल पर मुख्य रूप से उसके सामाजिक पृष्ठभूमि का प्रभाव पड़ता है। बच्चे कोई भी भाषा सीखने गए हैं, बालक कोई भी भाषा सीखने गया है, तो उसका जो भाषा वो सीखने गया है उस पर सामाजिक पृष्ठभूमि का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसे उसका सामाजिक पृष्ठभूमि होगी, भाषा कौशल भी उतने अच्छे से विकसित होगी, जिस कारण किसी भी बालक का जो भाषा विकास होता है वो अलग अलग होता है।
नेक्स्ट है जीन पियाजे का भाषा विकास का सिद्धांत। इन्होंने भाषा विकास सिद्धांत को दो भागों में बांटा हुआ है। पहला है अहम केंद्रित, दूसरा है सामाजिकृत। अहम केंद्रित, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वर्ड है। अहम केंद्रित, अहम केंद्रित से ईगोसेंट्रिज्म होता है। ईगोसेंट्रिज्म में क्या होता है, बच्चा स्वार्थी होता है, अपने आप से बातें करता है और ये शैशवावस्था में होता है, एक तरफा होता है। दूसरा है सामाजिकृत। सामाजिकृत जो होता है वो शैशवावस्था से आगे होता है और ये दो तरफा होता है। अब देखेंगे कि जीन पियाजे की एक पुस्तक है लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ अ चाइल्ड। इस पुस्तक का नाम भी कभी कभी यूपी टेट में पूछ लिया जाता है। पुस्तक का नाम दिया रहता है और पूछता है ये किस शिक्षा मनोवैज्ञानिक का है। लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ अ चाइल्ड ये जीन पियाजे का है। नेक्स्ट है कि बच्चा शैशवावस्था में श्रोता को कोई महत्व नहीं देता है, अतः बच्चे की भाषा अहम केंद्रित होती है। इस वर्ड को, जो अंडरलाइन वर्ड है, इस पे ज़्यादा फोकस करिएगा। ये पूछता है कि अहम केंद्रित जो वर्ड है ये किसका है, जीन पियाजे का है या वाइगोस्की का है। तो अहम केंद्रित जो वर्ड है या इकोसेंट्रिज्म जो वर्ड है ये जीन पियाजे का है। शैशवावस्था के बाद भाषा दो तरफा माध्यम बन जाती है। इससे बोलना सुनना दो सामान्य हो जाता है। इसी को सामाजिकृत कहते हैं। अब देखेंगे कि जीन पियाजे ने भाषा के बारे में क्या कहा है। विचार भाषा से पहले है। उन्होंने कहा कि पहले विचार है फिर भाषा है। पियाजे के अनुसार विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उन्हें आगे भी बढ़ाते हैं। इनका कहने का मतलब सिर्फ यही है कि पहले विचार आते हैं फिर भाषा आती है। देखिए ये वर्ड भी बहुत ज़्यादा ही फेमस है कि पहले विचार फिर भाषा, ये किसका है, या पहले भाषा फिर विचार, ये किसका है। तो जीन पियाजे का याद रखिएगा कि पहले विचार है फिर भाषा, इन्होंने बताया हुआ है। और नेक्स्ट आगे हम कवर अभी कर रहे हैं। लेव वाइगोस्की का भाषा विकास का सिद्धांत। वाइगोस्की के अनुसार भाषा विचार से पहले है। देखिए जीन पियाजे ने कहा पहले विचार है फिर भाषा है और वाइगोस्की ने कहा पहले भाषा है फिर विचार है। बच्चे खुद से बातें करना, जिसे वाइगोस्की ने व्यक्तिगत वॉक या निजी संभाषण या प्राइवेट स्पीच कहते हैं। देखिए जीन पियाजे ने इसे ही इकोसेंट्रिज्म वर्ड दिया था और वाइगोस्की ने इसे व्यक्तिगत वॉक, निजी संभाषण या प्राइवेट स्पीच कहा है। इसका प्रयोग बच्चे अपने कार्य को दिशा निर्देश देने के लिए, अपने वर्क को रेगुलेट करने के लिए करते हैं। प्राइवेट स्पीच का प्रयोग खुद से ही बातें करना या कार्यों की योजना बनाने के लिए वो अपने आप ही बातें करते रहते हैं, इसे ही प्राइवेट स्पीच कहा गया है। शुरू या जन्म के 2 वर्ष में बच्चे में भाषा और विचार जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। लेव वाइगोस्की ने कहा कि जो शुरू के 2 वर्ष होते हैं उसमें भाषा और विचार अलग अलग होते हैं और आगे जाके ये दोनों एक हो जाते हैं। इनके पुस्तक का नाम है लैंग्वेज एंड थॉट, भाषा और विचार। भाषा सामाजिक अंतःक्रिया का परिणाम है। वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में भाषा का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, क्योंकि भाषा मनुष्य के चिंतन प्रक्रिया को एक दिशा प्रदान करते हैं या मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार प्रारंभ में बच्चे में चिंतन एवं भाषा दोनों ही स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं और बाद में वो आपस में मिल जाते हैं। वाइगोस्की ने कहा कि पहले जो चिंतन और भाषा होते हैं तो स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, लेकिन चिंतन और भाषा आगे चलकर मिल जाते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे परिपक्वता का सिद्धांत। कोई भी बच्चा तभी बोल पाएगा जब बोलने के लिए उसके स्वरयंत्र परिपक्व हो चुके हों। भाषा विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है स्वनिम होती है, जिसे थ, फ, च स्वनिम ध्वनियाँ हैं। किसी भी भाषा या बोली में स्वनिम या इसी को ध्वनिग्राम भी कहते हैं या इसी को इंग्लिश में फोनिम वर्ड भी कहा जाता है। उच्चारित ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है। स्वनिम उच्चारित भाषा की ऐसी लघुत्तम इकाई है जिसमें 2 ध्वनियों का
अंतर जो होता है वो स्पष्ट होता है, जैसे ज, न, फ। अब देखेंगे रूपिम या रूपग्राम क्या होता है। अभी तक हमने देखा फोनिम क्या होता है, अब देखेंगे मॉर्फिम क्या होता है। भाषा उच्चारण की लघुत्तम अर्थवान इकाई। ये अर्थवान देखिए, जो भाषा की उच्चारित की ध्वनियाँ होती हैं, उच्चारित ध्वनियों की सबसे छोटी इकाई होती है वो फोनिम होती है, जबकि जो अर्थपूर्ण इकाई होती है वो मॉर्फिम होती है, इसी को रूपिम भी कहते हैं। बच्चे का शुरुआती जो उच्चारण होता है वो स्वर होता है, जबकि बच्चे का जो शुरुआती शब्द होता है वो विशेषण होता है। बच्चे की शुरुआती भाषा अस्पष्ट होती है, जैसे रोना हो गया, या इसी को रुदन भी कहते हैं, क्रंदन हो गया, पीड़ा। भाषा कौशल का सही विकास क्रम क्या है। पहले जो बच्चा होता है पहले सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है, फिर लिखता है। तो पहले सुनना है, पहले सुनेगा तब बोलेगा, पहले लिखेगा फिर पढ़ेगा। तो सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना, ये भाषा कौशल का सही विकास क्रम है। और यहाँ पर देखेंगे पहले स्वनिम है, स्वनिम को फोनिम भी कहते हैं, फिर मॉर्फिम है, फिर वाक्य विन्यास है, फिर अर्थ प्रयोग है। बोले जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनि ग्राम होता है। संभाषण अर्थ की लघुत्तम इकाई क्या है, तो रूप ग्राम होता है या मॉर्फिन। देखिए, जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वो फोनिम होती है, और भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण जो इकाई होती है वो मॉर्फिम होती है। और हिंदी में फोनिम को ध्वनिग्राम कहते हैं और इंग्लिश में रूपग्राम कहते हैं, या इसी को रूपिम भी कहते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ तक के लिए थैंक यू।